हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि है शिक्षा का साधन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जो कि झारखंड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो पेपर 3 है शिक्षा का सिद्धांत, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से अच्छे खासे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे सर कि पहली बार एग्जाम होगा तो इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन सभी नए प्रश्न जो टॉपिक है उसके आधार पर नए प्रश्न भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आप उन प्रश्नों को देखकर और जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका आसानी से उत्तर दे सके और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आज ये लेक्चर 1 है जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सभी जो पेपर है शिक्षा पदाधिकारी के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। तो जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही जो छात्र अभी तक लाइव क्लासेस में नहीं जुड़े हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए मिनिमम फीस पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और अभी इसमें करीब 75% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसमें अगर जुड़ते हैं मेन पेपर जिसके आधार पर आपका रिजल्ट होगा, तो उसमें जो 5200 रेगुलर फीस था उसके जगह मात्र भी आपको 3499 आपको देना है। और इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। साथ ही पेपर 1 के फ्री गाइडेंस भी रहेंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट सभी चीजें उपलब्ध होगी ऑफलाइन क्लासेस जैसा। साथ ही आप अगर पेपर 2 और पेपर 3 का भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिनिमम फीस पर आप क्लासेस यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, सारी जानकारी दे दी जाएगी, उसके बाद जो है आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग टॉपिक में एंटर करते हैं, जो कि आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है आपका शिक्षा के साधन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में जो हम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इसमें सब टॉपिक यहां पर दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एक बार उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है आपका शिक्षा के साधन में जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जो साधन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज। फिर उसके बाद निरौपचारिक नॉन फॉर्मल जो एजेंसीज है उसके बारे में, सक्रिय और निष्क्रिय जो निष्क्रिय साधन जो है आपका, एक्टिव और डीएक्टिव जो है आपका एजेंसीज है उसके बारे में। फिर उसके बाद जो शिक्षा के जो साधन है जिसमें कि विद्यालय जिसको सक्रिय और औपचारिक साधन माना जाता है, घर या परिवार, चर्च या धर्म, समुदाय और राज्य। बहुत सारे छात्रों के लिए नया टॉपिक होगा। ऐसे तो बीएड में आपने कहीं ना कहीं इस तरह के टॉपिक को आपको पढ़े होंगे। यहां पर हम लोग सारे पॉइंट को शामिल करते हुए 0 लेवल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि शिक्षा का साधन का मतलब क्या हुआ। तो साधन का मतलब यहां पर जिसको इंग्लिश में एजेंसीज कहा जाता है, एजेंसी का मतलब क्या होता है कि जो एक एजेंट जो कार्य करेगा। और शिक्षा का साधन का मतलब हुआ, साधन का मतलब क्या हुआ कि जो कार्य को पूरा करेगा। अब शिक्षा का साधन का मतलब कि शिक्षा प्रदान करने का कार्य पूरा करने वाला शिक्षा का साधन कहलाता है। जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता है। कुछ सोसाइटी से सीखता है, कुछ अपने परिवार से सीखता है, कुछ विद्यालय से सीखता है, हर जगह से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करता है। और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलते रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। अब ये शिक्षा जो अनेक माध्यमों से हमें प्रदान हो रहा है उसी को यहां पर साधन कहा गया है, एजेंसीज कहा गया है। और इसी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जो कि हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। शिक्षा का साधन का अर्थ हुआ यहां पर संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके आसपास या फिर आप और हमारे आसपास जितना भी साधन है जिससे कि हम कुछ सीखते हैं वही हमारा साधन है। चाहे आपका विद्यालय हो, कोई पुस्तक हो, आसपास में गार्जियन हो या फिर कोई पुस्तकालय हो, हर चीज, विद्यालय हो, समाचार पत्र है, टीवी है, न्यूज चैनल है, कहीं ना कहीं हर जगह से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, वही साधन कहलाता है। शिक्षा का साधन वही है। साधन का तात्पर्य है तत्व,
वह एलिमेंट, वह कारण, स्थान या संस्थाएं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं, जो उनको कुछ सीखने के लिए जो है प्रेरित करते हैं, वही साधन है। अंग्रेजी का ये शब्द जो है एजेंसी, साधन जो है उसका इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो है वर्ड वो एजेंसी उपयोग किया जाता है। और एजेंसी का अर्थ होता है एजेंट का कार्य। एजेंट से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। क्लियर है? तो शिक्षा का साधन का मतलब आप समझ चुके हैं कि क्या इसका मतलब है। अब जो शिक्षा के साधन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि कुछ औपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं, औपचारिक, और कुछ जो होते हैं अनौपचारिक साधन, कुछ निरौपचारिक साधन होते हैं, और कुछ सक्रिय और निष्क्रिय साधन होते हैं। जैसे कि हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं या बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता है अपने परिवार से, सबसे पहला जो शिक्षा ग्रहण करता है कहां से? अपने परिवार से ही, क्योंकि सबसे पहले वो अपने परिवार के साथ ही कई महीनों तक, कई सालों तक रहता है। उसके बाद अगला जो शैक्षिक जो शिक्षा ग्रहण करता है वो विद्यालय जाता है या फिर आसपास समाज, सोसाइटी, समुदाय से शिक्षा ग्रहण करता है। तो उसी को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं। निरौपचारिक इंग्लिश में इसको नॉन फॉर्मल एजेंसीज कहा जाता है, अनौपचारिक को इनफॉर्मल एजेंसीज और औपचारिक को फॉर्मल एजेंसीज। अब एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि औपचारिक, अनौपचारिक, ये सब जो साधन है उसका अर्थ क्या है और उसमें कौन कौन से साधन शिक्षा के शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पर अनौपचारिक साधन शिक्षा का। तो अनौपचारिक साधन के अंतर्गत हम उन शिक्षा जब ग्रहण की जाती है तो उन साधनों को शामिल किया जाता है जहां पर पहले से ही डिटरमाइंड होता है, पहले से ही निश्चित होता है, पहले से ही प्लान बनाया रहता है कि शिक्षा कैसे देनी है और किस तरह का शिक्षा देना है। जैसे कि एक बच्चा विद्यालय में जाता है तो पहली कक्षा में, आज के उसके नीचे तो बहुत सारी अब कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है, यूकेजी, एलकेजी, तो फलना ठिकाना। तो मान लीजिए वो बच्चा एक स्कूल में जाता तो पहले से ही डिटरमाइंड होता है कि उसको किस तरह का एजुकेशन देना है, क्या पढ़ाना है, ये सब पहले से ही तय होता है। उसके इवेल्युएशन कैसे करना है, उसका मूल्यांकन करना है, सब पहले से ही तय होता है। इसके एग्जाम्पल है, बेहतर एग्जाम्पल जो है स्कूल। अनौपचारिक शिक्षा का साधन का एग्जाम्पल, सबसे बेहतर एग्जाम्पल है स्कूल। स्कूल में जो बच्चा सीखता है वो पहले से ही डिटरमाइंड होता है, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से जो प्री प्लान्ड है, वो सब जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, बच्चा जो ग्रहण करता है उसी को कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा के साधन। स्कूल हो गया, पुस्तकालय हो गया, चित्र भवन हो गया, पुस्तकें हो गई। पुस्तक भी पहले से ही तय हो, मान लीजिए आप इतिहास का बुक उठाते हैं तो पहले से ही उसमें पता है कि इतिहास में हम लोग को क्या करना पड़ना है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व इतिहास, इन सभी को पढ़ना है, तो ये पहले से ही तय है। तो यहां पर इसका सीधा सा डिफिनीशन यहां पर देखिए, वह साधन जो बालक को सब प्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करता है हर तरह से। इसमें शिक्षा देने की योजना, अर्थात जो इसमें शिक्षा देने की प्लान है, योजना है, जैसे समय, स्थान, अध्यापक जो टीचर होगा, विधि, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होती है, पहले से ही तय होता है। आपका इंटर है तो इंटर में अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है पहले से तय होगा। ये आपका औपचारिक शिक्षा का साधन कहलाएगा। क्लियर है? यह संस्थाएं जो होती है, जैसे स्कूल हो गया, पुस्तकालय वगैरह हो गया, अपने द्वारा निर्धारित नियमावली का अनुपालन करते हैं। वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं कि हमें, अगर हमारे यहाँ बच्चा अगर पढ़ने आता है तो हमें किस स्तर पर, किस लेवल पर, किस तरह की उसे एजुकेशन देना है। क्लियर है? औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल समाज के साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है, असंभव है। क्यों? क्योंकि अगर हमें समाज में रहना है तो हर वह शिक्षा का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो समाज में अच्छे से या फिर अपने समाज को या सोसाइटी को कुछ देना चाहता है। क्लियर? अगर मान लीजिए शिक्षक है, अपना योगदान देना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो उसे खुद पहले शिक्षा ग्रहण करनी होगी और एक नियम पद्धति के आधार पर। जैसे आगे हम पढ़ेंगे अनौपचारिक, उसमें कोई नियम नहीं होते हैं,
एक परिवार अपने बच्चों को जिस माहौल में ढालेगा वो उसी में ढलेगा, उसके लिए पहले से तो नियम नहीं है। आप उसे जिस तरह से सिखाएंगे उसी तरह से सीखेगा। आप जो करेंगे, आप मोबाइल देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बच्चा भी मोबाइल देखेगा, रील देखेगा। तो ये हो गया अनौपचारिक शिक्षा के साधन। लेकिन ये औपचारिक में पहले से ही चीजें निर्धारित होती हैं। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसको बालक दूसरे के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। अनौपचारिक शिक्षा में दूसरे को देखकर, बिहेव पर जो उनका ढंग है उसको देखकर अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण की जाती है, जो शिक्षा का साधन है। लेकिन औपचारिक शिक्षा के साधन में ये पहले से डिटरमाइंड होता है। ये देखकर और सीखकर, मतलब कि दूसरे को देखकर, उसके ढंग को देखकर नहीं सीख सकता है। क्लियर है? अब यहां पर कुछ विशेषताएं दी गई है औपचारिक शिक्षा के साधन के। पहला, ये पूर्व आयोजन, नियोजन और प्रयत्नशील उपायों प्रदान की जाती है। यह शिक्षा कृत्रिम, जटिल और अप्राकृतिक होती है। थोड़ा जटिल होती है। अगर बहुत सारे छात्र देखिएगा, आप में से बहुत सारे छात्र बोलेगा सर कि हमको मैथ समझने में दिक्कत होता है, साइंस समझने में दिक्कत होता है, कुछ को कॉमर्स समझने में दिक्कत होता है। हाँ, धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसमें अच्छे अंक या फिर अच्छे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन प्रारंभ में दिक्कत होती है। औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालय के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसका प्रारंभ विद्यालय जाने पर होता है, अंत भी विद्यालय छोड़ने पर ही हो जाता है। विद्यालय का अर्थ यहाँ पर सब चीज है, मतलब कि अगर आप नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन जो ग्रहण करते हैं सभी को विद्यालय से संबोधित किया गया है। विद्यालय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 तक 12 तक पढ़ाई की उसके बाद अलग हो जाएगा, ये इसीलिए यहां पर लिखा गया है विद्यालय प्रारंभ जिस दिन से होती है और विद्यालय में खत्म जिस दिन होती है। हमारा शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा हमेशा चलती रहती है। यह शिक्षा भौतिक मूल्यों से जुड़ी होती है, हमें भौतिक साधनों को जुटाने हेतु प्रेरित करती है। इसके साथ ही औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य ये भी शामिल होते हैं कि इसका उद्देश्य बालक को परीक्षा उत्तीर्ण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, डिग्री लेना होता है। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, फिर 10th का, 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, पीजी का, पीएचडी का, बहुत सारे इसमें प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि सुनिश्चित कर लिए जाते हैं, पहले से ही तय होते हैं। कौन टीचर आपको पहली कक्षा में पढ़ाएगा, तो जो उसके योग्य है, जो उसको समझा सकता है, अच्छे से बालों को पढ़ा सकता है, वही पढ़ाएगा। कौन 10वां में पढ़ाएगा, पहले से ही तय होता है। क्या पढ़ना है, पहले से ही तय होता है। यही सब है अनौपचारिक शिक्षा। कहां कहां ये पढ़ाया जाता है, मतलब कहां कहां ये शिक्षा ग्रहण की जाती है, इसका साधन क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आते हैं इसके दोस्त। जो औपचारिक शिक्षा है उससे कुछ डिमेरिट भी है। इतने सारे मेरिट होने के बाद भी इसमें कुछ डिमेरिट है। डिमेरिट है इसका, इसमें थोड़ा व्यवहारवादी, जैसा कि अनौपचारिक शिक्षा में हम सिचुएशन के अनुसार हर चीजों को ढलते हैं, यहां पर उसकी कमी देखने को मिलती है। वही पहला यहां पर देखिएगा, यह शिक्षा सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम होता है, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। अभी बहुत सारे छात्रों को तो अभी ये, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो अभी तक बहुत सारे छात्रों को ये भी पता नहीं होगा कि हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। सैद्धांतिक चीजें, थ्योरेटिकल चीजें, अधिकतर चीजें हम लोग पढ़ते हैं औपचारिक शिक्षा में, व्यवहारिक बहुत ही कम होता है। औपचारिक शिक्षा बालक को यह सिखाती है कि उसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। औपचारिक शिक्षा में यही हम लोग सीखते हैं, मतलब कि उसमें व्यवहारिक ज्ञान पर, स्किल पर बहुत ही कम फोकस किया जाए। स्किल भी बढ़ती है आज के डेट में, तो उसको भी काम किया जा रहा है, लेकिन ये प्रेरित बच्चा को इसीलिए करती है कि 95% लाना है, 90% लाना है, 100% लाना है, इसके लिए प्रेरित करती है औपचारिक शिक्षा। ये इसका डिमेरिट है। यह शिक्षा अध्यापक को भी पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित कर देती है। एक टीचर का काम है, बच्चा स्कूल में आया, उसको पढ़ाना है, साल भर में 6 महीने में, 4 महीने में कोर्स पूरा करना है, आपका काम पूरा हो गया। फिर अगले सेशन के लिए फिर वही काम करना है, ये काम पूरा हो गया। ये भी एक डिमेरिट है। शिक्षा विद्यालय की 4 दीवारी में बंद हो जाती है। जो औपचारिक शिक्षा है आपका, ये 4 दीवारी तक ही सीमित रहती है। बच्चा स्कूल में गया तभी वो शिक्षा ग्रहण कर रहा, औपचारिक, स्कूल से निकल गया उसके बाद तो उसका अपना ही रुतबा रहता है, अलग ही ढंग रहता है। क्लियर है? यहां पर एक डिफाइन भी किया गया है जो हमने बताया है, इंग्लिश में भी ये टर्म है, तो इसको आप देख लीजिएगा। औपचारिक शिक्षा के साधन के संबंध में जॉन ड्यूई एक विद्वान है, उन्होंने एक कथन लिखा है, बिना औपचारिक शिक्षा के यह संभव नहीं कि हम इस जटिल समाज के स्रोतों
एवं उपलब्धियों को हस्तांतरित कर सके एक वर्ग से। जैसे कि औपचारिक शिक्षा होने से ये भी चीजें पता चलती है कि आज कोई साइंटिस्ट है, अगले हो सकता है कि कुछ दिन बाद उनका निधन हो जाएगा, तो आगे के कौन कार्य पूरा करेगा। तो ये औपचारिक शिक्षा जो है हस्तांतरित होती रहती है और जरूरी भी है। समाज में अगर विकास करना है, आर्थिक चीजों को बढ़ावा देना है, तो औपचारिक शिक्षा जो मनुष्य या समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह अनुभवों हेतु एक रास्ता खोलता है जो युवा वर्ग के लिए अप्राप्य है यदि अन्य व्यक्तियों के साथ औपचारिक प्रशिक्षण हेतु छोड़ दिया जाए। क्लियर है? तो ये जितने भी पॉइंट थे आपका औपचारिक साधन के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले इसका मीनिंग हमने देखा, औपचारिक शिक्षा के साधन कहां कहां से प्राप्त होते हैं उसको हमने देखा, विशेषता और इसके मेरिट को हमने देखा, उसके बाद हमने इसके डिमेरिट को भी देखा और एक डिफिनेशन था स्टैंडर्ड, उसको भी हमने देखा। अब इसमें जो हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे वह है आपका अनौपचारिक शिक्षा साधन, शिक्षा के अनौपचारिक साधन। अनौपचारिक साधन व्यवहारवादी, जैसे कि हम लोग कुछ परिवार से सीखते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, विद्यालय से सीखता है, वो औपचारिक शिक्षा है, लेकिन अपने घर में अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से जो सीखता है वही है अनौपचारिक साधन। जो अपने समाज से सीखता है अनौपचारिक साधन है। इसमें व्यवहारवादी शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इसमें पहले से ही डिटरमाइंड नहीं होता है। अगर कोई बच्चा, जैसे कि गलत संगत हम लोग बोलते हैं, जैसे कि कोई अपराध चीजों में संलिप्त है, उसके साथ बच्चा रह रहा है, तो उसी के अनुसार वो सीखेगा। जो चोरी कर रहा है, अगर उसके साथ बच्चा रह रहा है, तो उसी के जैसा वो सीखेगा। क्लियर है? तो ये व्यवहार पर निर्भर करता है, या फिर जिस क्षेत्र में, जिस परिवार के साथ वो रह रहा है, उस पर निर्भर करता है कि वो बच्चा क्या सीखेगा। और वहां से जो शिक्षा ग्रहण होती है, इसी को अनौपचारिक साधन कहा जाता है। अनौपचारिक साधन का अर्थ है, अनौपचारिक साधनों के अंतर्गत ऐसी संस्थाएं आती है जो बालक पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती। अप्रत्यक्ष रूप से, ये सीधे नहीं, आप बच्चे को सीख भी नहीं दे रहे, तब भी हो सकता है कि उसको सीख ले। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, खड़ा है, उसको चॉकलेट चाहिए था, वो दुकान में गया और पता चला कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो चोरी कर लिया। एक सामने वाला बच्चा भी है, वो चोरी करके भाग गया, उस बच्चे को भी चॉकलेट नहीं मिल रहा है। वो बच्चा जो चोरी करके भागा, वो सिखा नहीं रहा था कि तुम भी चोरी करो, लेकिन उस पर अप्रत्यक्ष रूप से उसको भी प्रभाव डाला कि अगर हम भी चोरी करके चॉकलेट भाग जाएंगे तो हमको भी ये चॉकलेट मिल जाएगा, तो उसको प्रेरित करता है। यही है अनौपचारिक शिक्षा। क्लियर है? अब यहां पर देखिए ये कहां कहां से हमें प्राप्त होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के साधन क्या है? तो परिवार है। सबसे पहले तो अपना परिवार ही, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवार के साथ ही सबसे पहले जुड़ता है। उसके बाद समाज, सोसाइटी, चर्च या धर्म से जुड़ता है। धर्म से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अपने समुदाय, सोसाइटी से, जैसे अभी बच्चा वाला एग्जाम्पल हमने लिया, रेडियो हो गया, चलचित्र हो गया, रेडियो पर गाना सुन रहे हैं, वहां से बहुत सारे, वो हमको सिखा नहीं रहा है, लेकिन हम उस चीज का पालन कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग मान लेते हैं। अभी जैसे फैशन वगैरह जो मूवीज में, फिल्म में या सोशल मीडिया पर देखते हैं, उसी चीज का हम पालन करने लगते हैं। क्लियर है? ये अनौपचारिक साधन है। समाचार पत्र हो गया, खेल के मैदान हो गया, युवकों का समूह हो गया, 5 मेंबर है, 5 दोस्त है, पांचों मिलकर अपना एक काम कर रहे हैं, घूमने फिरने निकल गए, रोड पर निकल गए, तो वहां से कुछ सीख लिए। कोई दारू पीना सीख रहा है तो कोई सिगरेट पीना सीख रहा है, तो ये अनौपचारिक साधन कहलाते हैं। क्लियर है? यही कारण है कि इन संसाधनों अथवा संस्थाओं को अप्रत्यक्ष साधनों की संख्या दी गई है। इन साधनों को प्रायः शिक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। क्लियर है? शिक्षा के अनौपचारिक साधन बालक द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और उसे अपनी प्रकृति में उत्तेजित करना, पूर्णतः विकसित करना सिखाती है, क्योंकि ये व्यवहार अवधि होती है। जैसे कि औपचारिक साधन को सीखने में बच्चे को कठिनाई होती है, लेकिन अनौपचारिक साधन को सीखने में बच्चे को कठिनाई नहीं होती है। अगर हम जैसे कि अभी एग्जांपल ले रहे हैं निगेटिव चीजें का, तो निगेटिव ही इंपैक्ट नहीं डालता है। अगर एक बच्चा अपने परिवार में, अगर बड़े को सम्मान करना, जो गरीब है उनकी मदद करना, जो निर्धन है, जो दिव्यांग है उनकी मदद करना, जो वो देखता है वही उसके अनुसार वो सीखता है। क्लियर है? धर्म है, किस तरह से अपने धर्म का पालन करना है, किस तरह से हमारे धर्म में जो अच्छी चीजें हैं उस चीज को ग्रहण करना है, तो ये सब चीजें हम लोग सीखते हैं अनौपचारिक साधन से ही। एक बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु होने तक ये सारी चीजें सीखता है। जैसे औपचारिक जो साधन था, विद्यालय शुरू होने से विद्यालय छोड़ने तक खत्म हो जाती है,
लेकिन ये जीवन काल तक चलने वाली है। जब तक जिंदा रहेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक अनौपचारिक साधन हम लोग सीखते रहते हैं। इसके अलावा जो अनौपचारिक साधन होता है, ये पहले से कोई निश्चित नहीं होता। जैसे कि एग्जाम, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए भी एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट टाइप का आ जाता है, जो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। उसमें पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन सा विशेषता औपचारिक साधन का है या फिर अनौपचारिक साधन का है। तो ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक साधन में पूर्व में कुछ निर्धारित नहीं होती है, पहले से कोई प्लान्ड नहीं होती है, ना कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य भी होता है। क्लियर है? इनके साधन करने का कार्य और समय भी पहले से निश्चित नहीं होता है। कौन क्या करेगा, अब कौन क्या समाचार आएगा, कौन क्या न्यूज सुनेगा, क्या कौन धर्म का पालन करेगा, पहले से प्री प्लान्ड नहीं होता है। न ही इन साधनों की देखभाल के लिए किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इन साधनों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। क्लियर है? चाहे वो परिवार हो, चाहे फर्म हो, या फिर मतलब धर्म हो, या फिर चर्च हो, या फिर कोई आपका रेडियो हो, या फिर कोई समाचार पत्र हो, ये सब पहले इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये साधन बालक के समक्ष स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करते हैं। आप फ्रीली हैं, ग्रहण करना है आप पर निर्भर करता है, या फिर आपको ग्रहण नहीं करना है तो ये भी आप पर ही निर्भर करता है। स्वतंत्र होता है बालक उसके लिए, जिससे उसे स्वयं क्रिया करते हुए आकस्मिक अथवा स्वाभाविक शिक्षा प्राप्त होती रहती है। बालक के संपर्क में आने वाले वे सभी प्राणी उसके शिक्षक हैं, जिनसे वो जिस स्थान पर जिस समय वो कुछ भी सीखें। वो हर वो शिक्षक, चाहे वो बुरा हो चाहे भला हो, उसकी बात ही नहीं की जा रही है। हम यहाँ पर जब शिक्षा के साधन की बात करते हैं तो कोई अच्छा चीज या फिर बुरा चीज की बात ही नहीं हो रही है। अगर हम अनौपचारिक शिक्षा में जो भी कुछ सीखते हैं, जैसे कि आप हमसे कुछ सीख रहे हैं, या फिर कुछ रोड में चल रहा है आप उनसे कुछ सीखें, कोई प्रचार कर रहा है उससे कुछ सीखें, तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी से सीखता है, और जहां से वो सीखता है वही उसके लिए गुरु है बोल सकते हैं। क्लियर है? इस प्रकार अनौपचारिक अथवा अप्रत्यक्ष साधनों स्व शिक्षा की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है अनौपचारिक साधन। अब ये अनौपचारिक साधन की कुछ विशेषता दी गई है कि अनौपचारिक साधन स्वाभाविक होती है, अर्थात यह कृत्रिमता से परे होता है, ये नेचुरल होता है, कोई बनावटी नहीं होता। जैसे कि औपचारिक साधन में क्या पढ़ना है, कितना परसेंट लाना है, मतलब पहले से सब तय होता है, लेकिन इसमें कृत्रिमता नहीं होती है, स्वाभाविक होता है, नेचुरली हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा यह सुरक्षा जीवन प्रयत्न चलती रहती है हमेशा, जब तक संसार में जन्म लेता है बच्चा और उसके मृत्यु तक, मृत्यु सैया प्राप्त जब तक न कर ले तब तक ये अनौपचारिक शिक्षा निरंतर चलती रहती है। ये शिक्षा जहां से मिलती है उसमें परिवार है, पड़ोस है, समाज है, राज्य है, धर्म है, चर्च है, रेडियो स्टेशन है, समाचार पत्र है, डिजिटल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सभी है, जिससे कि ये अनौपचारिक साधन ग्रहण करते हैं। इसमें बालक अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। जैसे जैसे बालक को अनुभव होता है उसके अनुसार वो शिक्षा को ग्रहण करते रहता है। इसके अलावा इसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा ग्रहण करता है, इसके ऊपर कोई कठोर नियंत्रण नहीं होता। यह बालक की रुचि और जिज्ञासा पर आधारित होती है। किसी चीज को धर्म में ज्यादा आस्था होती है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई नॉनवेज नहीं खाता है, तो ये सब उसकी रुचि और जिज्ञासा पर निर्भर करता है। कोई वेस्टर्न कपड़े पहनता है, कोई वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनता है, तो अलग अलग रुचि के आधार पर ये निर्भर करता है। अब इसके कुछ डिमेरिट भी हैं, दोष भी हैं अनौपचारिक साधन के। सबसे पहला डिमेरिट इसमें यह है कि इसमें ज्ञान अस्पष्ट होता है, कब कौन क्या सीख ले। इसमें बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें भी सीखी जाती है अनौपचारिक साधन के माध्यम से, कुछ गलत चीजें भी सीखी जाती है। क्लियर है? तो इसका ज्ञान जो है स्पष्ट नहीं होता है। इसमें शिक्षा का समय और स्थान भी अनिश्चित होता है, और इसीलिए इसमें जो शिक्षा मिलती है वो अस्थिर रहती है। हो सकता है कि आज आप बोलते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे क्योंकि वो प्रभावित हैं कुछ धर्म से, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि नहीं, हम नॉनवेज ही मेरा सबसे मतलब कि बेस्ट है। कुछ लोग अभी नॉनवेज खा रहे हैं लेकिन धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि अब नॉनवेज बंद कर दिए कि नहीं, नॉनवेज खाना नहीं चाहिए, जीव की हत्या करना सही नहीं है। तो ये समय समय के आधार पर ये बदलती भी रहती है, लेकिन ये औपचारिक शिक्षा में नहीं बदलेगी। आप चाहे साइंस पढ़िए चाहे मैथ पढ़िए, वो तो जो चीज है वही चल रहेगा। ज्ञान ग्रहण करते समय बालक गलत धारणाओं का विकास भी कर लेता है। बहुत सारी चीजें, गलत धारणाएं विकसित हो जाती है।
सही धारणाएं भी विकसित होती है और कभी कभी गलत धारणाएं भी विकसित हो जाती हैं। इस शिक्षा के द्वारा हम कौशलों और तकनीकियों का विकास नहीं कर पाते हैं, अपनी स्किल को या फिर टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ा पाते हैं, सिर्फ इसमें व्यवहार और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसको हम लोग डेवलप कर पाते हैं। इसमें नियमावली अनुशासन ढीला होता है। अब मोबाइल नहीं देखना है, घर में गार्जियन मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है मोबाइल, वो भी देखेगा, जिद करने लगेगा, खाना है तो भी मोबाइल चाहिए, पढ़ाई करना है तो भी मोबाइल चाहिए। तो हर जगह ये तो हम लोग सीखता है, जो चीजें हो रही है घर में उसी चीज को बच्चा सीखता है। क्लियर है? यही सब अनौपचारिक साधन है। क्लियर है? तो अनौपचारिक साधन में भी हमने सारा चीज डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इसका मीनिंग, फीचर्स वगैरह, फिर इसके बाद इसका विशेषता और फिर लास्ट में इसका डीमेरिट। अब आते हैं यहां पर निरौपचारिक साधन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो इसमें हम लोग जो ग्रहण करते हैं, शिक्षा का औपचारिक स्वरूप पूर्ण रूप से नियंत्रण में होता है। यह शिक्षा को एक सचेत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं एवं शिक्षा के विभिन्न आयामों पर नियंत्रण रखते हैं। अर्थात इसमें शिक्षा का प्रवेश, पाठ्यक्रम और सब चीजें जो होती है नियंत्रण में होती है, औपचारिक होती है, यह औपचारिक होती है। परंतु इसके साथ ही इसमें शिक्षा न तो पूर्णतः नियंत्रण होती है और न ही पूर्णतः अनियंत्रित, वरन यह दोनों का सम्मिश्रण होती है। मतलब कि ये निरौपचारिक साधन, नॉन फॉर्मल एजेंसीज या जो शिक्षा का साधन है उन्हें कहा गया है जिसमें अनौपचारिक की भी और औपचारिक साधन की सम्मिश्रण होता है। शिक्षा की इस अवधारणा के अंतर्गत शिक्षार्थी कई क्षेत्रों में नियंत्रण होता है एवं कई क्षेत्रों में अनियंत्रित होती है। इसमें प्रायः आयु, स्थान, शिक्षण विधि पर नियंत्रण नहीं होता, जबकि पाठ्यक्रम, परीक्षा, समय आदि की सीमा निश्चित होती है। इसी को कहा गया है नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के निरौपचारिक साधन। मतलब कि इसमें दोनों का सम्मिश्रण है, औपचारिक और अनौपचारिक। अभी देखिएगा बहुत सारे जो बुक आ रहे हैं उसमें इसको हटा दिया है और दो ही कैटेगरी में रखता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ये आपको बहुत कम, मतलब कि आजकल के नए बुक में मिलता है, लेकिन चूंकि आप लोग को एग्जाम वगैरह देना है, अगर एग्जाम में अगर ये सब भी आए तो आप आसानी से उत्तर दे सके, इसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपका निरौपचारिक साधन है शिक्षा का, तो इसमें दोनों का सम्मिश्रण आता है और इसमें न पूर्णतः नियंत्रण होता है, न ही पूर्णतः इस पर आपका नियंत्रण होता है। क्लियर है? अनियंत्रित नहीं होता है, कुछ हद तक नियंत्रण भी होता है, कुछ हद तक नियंत्रण इसमें नहीं भी रहता है। अब निरौपचारिक साधन के जो विशेषता है, तो यह शिक्षा छात्रों को विद्यालय के तनावपूर्ण वातावरण से दूर रखती है। क्लियर है? जैसे कि आज के डेट में देखिएगा तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने को लेकर स्ट्रेस रहता है। घर में उनको पापा भेजे हैं, मम्मी भेजी है पढ़ाई करने के लिए, तो हमको ये एग्जाम क्लियर करना है, उस चीज का स्ट्रेस, तनाव की वजह से। अभी देखिए कुछ दिन अभी न्यूज आती रहती है हमेशा, कोटा में बहुत सारे छात्र जो है अपना सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे तनाव की वजह से, क्योंकि घर से प्रेशर रहता है, आसपास के गार्जियन, फैमिलीज वगैरह पूछते रहते हैं आपका बच्चा कहाँ गया, ये किया, पढ़ाई किया, इतने लाख खर्चे किए, क्या रिजल्ट मिला। तो इस वजह से, तनाव की वजह से, यही चीज को, तनाव को दूर करने के लिए, और जो इस तनाव को दूर नहीं कर पाते हैं, देखते हैं उसका निगेटिव रिजल्ट हो जाता है। और ये जो सामंजस्य बैठा के, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे कि मान लीजिए 5 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी का सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसमें से हो सकता है कि 5000 का हो, 10,000 का हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असफल हो गए, हो सकता है कि उसमें वो असफल हो गए लेकिन बाद में अन्य चीजें काम करेंगे, उसमें सफल होंगे। तो इसी चलिए ये निरौपचारिक साधन एक बनाया जा गया है, तनावपूर्ण वातावरण से दूर रखती है। एक समय बहुत, दूसरा इसका फीचर है, बहुत अधिक लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, अतः जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है वहां यह बहुत उपयोगी होता है। तीसरा इसका प्रमुख साधन है, इसमें शिक्षा के ऊपर व्यय कम होता है, कम से कम खर्चा में व्यक्ति इन चीजों को सीख सकता है। चौथा है, यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा से अधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें छात्र उद्देश्यों के प्रति जागरूकता रहता है, साथ ही छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन एवं मापन करना भी संभव होता है। इसमें भी मूल्यांकन किया जाएगा, लेकिन मूल्यांकन करके उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा कि आपका इतना परसेंटेज क्यों आया। क्लियर है?
उसको सामंजस्य बैठाया जाएगा ताकि बच्चों में ये निगेटिविटी या तनावपूर्ण स्थिति न बने। सिर्फ वो उसके माइंड में ये भी सेटअप ना हो कि सिर्फ अच्छे अंक लाना ही हमारी सफलता का राज है। क्लियर है? पांचवा इसका फीचर है, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है जिसमें छात्र अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहता है। और छठा फीचर है इसका, इस शिक्षा को दूर स्थान पर रहने वाला या व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन भी इसको बोल सकते हैं। आज के डेट में देखिएगा बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, इग्नू वगैरह है, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो तनावपूर्ण वातावरण से अलग करके ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सभी चीज का नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन पूरा नियंत्रण में किसी का नहीं है। स्कूल में जाते हैं पूरा नियंत्रण में रहते हैं, आज ये पढ़ना है, कल ये करना है, कल असाइनमेंट बनाना है, लेकिन जब आप डिस्टेंस एजुकेशन ग्रहण करते हैं तो वो सारी चीजों समस्या से थोड़ा हट जाते हैं, घर में अन्य काम करके भी पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं, जिसे डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा के भी कुछ दोष हैं, डिमेरिट है। पहला डिमेरिट है इसमें, छात्रों के मन में उत्पन्न शंकाओं का तुरंत निराकरण संभव नहीं है। बिल्कुल इसमें समस्या यही होगी क्योंकि ये सीधे अध्यापक से अटैच भी बोल सकते हैं, नहीं रहते हैं, रहते भी हैं तो समय पर नहीं रहते हैं। क्लियर है? तो इसलिए जो शंका है तुरंत उसका निवारण नहीं मिलता है। कभी कभी डाक व्यवस्था में गड़बड़ी होने के कारण छात्रों की व्यवस्था में व्यवधान पड़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस एजुकेशन में जो बुक्स आने वाले हैं, पता चला कि एग्जाम है आपका 2 महीने बाद और ये बुक्स वगैरह मिल रहे हैं आपका 2-3 महीने के बाद, एग्जाम हो जाने के बाद, तो या फिर एग्जाम होने के 1 हफ्ता पहले, तो पॉसिबल नहीं है, तो व्यवस्था खराब हो जाती है। इसके अलावा सभी व्यक्ति अकेले शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस कारण इसमें समूह भावना का विकास नहीं हो पाता है। डिस्टेंस एजुकेशन है, एक व्यक्ति सिंगली स्टडी कर रहा है, सिंगली सब कुछ समझ रहा है, तो वहां पर अकेलापन महसूस होने लगता है। इसके अलावा अध्यापक एवं छात्रों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। इसके अलावा अतः उन दोनों के मध्य जो है परस्पर अंतरक्रिया का अभाव रह जाता है। क्लियर है? तो ये सब जो निरौपचारिक साधन के जो डिमेरिट थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया। तो निरौपचारिक साधन के मीनिंग क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसका डिमेरिट क्या है, वो सभी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस बताया गया है, जैसे कि औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन और निरौपचारिक साधन। इसमें 7-8 पॉइंट के माध्यम से तीनों में डिफरेंसेस, जैसे कि छात्र औपचारिक साधन में निश्चित होते हैं, वायु सीमा भी इनकी निर्धारित होती है। पहले क्लास में कौन आयु सीमा वाले पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में, ये प्रमोट होते रहते हैं, छात्र भी इसके निश्चित होते हैं। जबकि अनौपचारिक साधन में इसकी कोई सीखने की सीमा नहीं होती है। किसी भी उम्र में बच्चा जब जन्म लेता है मृत्यु शैया तक पहुंचने तक वो सीखते रहता है। इसमें वायु सीमा का कोई नियंत्रण भी नहीं होता है। और निरौपचारिक साधन में छात्र निश्चित होते हैं, मतलब जितना उसके लिए रजिस्टर्ड हुए हैं उसी के अनुसार वो अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। उसी तरह अध्यापक, इसमें अध्यापक जो होता है फॉर्मल एजुकेशन में, औपचारिक शिक्षा में निश्चित होता है। क्लियर है? और शिक्षित होता है, जैसे कि अभी आपको हाई स्कूल में पढ़ाना है या फिर आपको 11th-12th में पढ़ाना है, तो आपके पास इस तरह की डिग्री होनी चाहिए तभी आप पढ़ा सकते हैं, वो भी आप एग्जाम पास कीजिएगा तब पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षित, अनुभवी और बहुत सारे अन्य जो होते हैं अध्यापक जो होते हैं पहले से निश्चित होते हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई अध्यापक नहीं होता है, कोई शिक्षित नहीं होता है, अनुभवी नहीं होता है, वो तो जो चल रहा है सीख रहे हैं तो उसी से हम लोग सीख रहे हैं। अनौपचारिक में क्या होता है, शिक्षा देने वाले जो होते हैं इसमें शिक्षित होते हैं, लेकिन जो शिक्षा ग्रहण करने वाला है और जो शिक्षा देने वाला है, निरौपचारिक साधन में कोई संबंध प्रत्यक्ष स्थापित नहीं होता है। डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो जो असाइनमेंट जमा करना है तभी गए सेंटर पर, जब एग्जाम देना है तभी सेंटर पर गए। क्लियर है? इसके अलावा और भी है, ये हम अलग अलग सब पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर भी, और जो छात्र क्लासेस में हैं वो आपको पीडीएफ तो आपको हमारे ऐप में ही मिल जाएगा, तो वहां पर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको वहां पर पता चल जाएगा विषय वस्तु के आधार पर। इसके अलावा शिक्षण पद्धति के एक इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो टीचिंग मेथड होते हैं, औपचारिक साधन में पाठ्यक्रम के अनुकूल होती है टीचिंग मेथड, जो जैसा पाठ्यक्रम होगा उसी के अनुसार उनका मेथड होगा। इसके अलावा ये क्रिया पर कम
यह क्रिया पर कम बल देती है, व्यवहारवाद पर कम बल देती है, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा। जबकि अनौपचारिक साधन में ये पद्धति जो होती है, शिक्षण पद्धति जो का जो मेथड होता है लचीला होता है। जैसा बच्चा की रुचि होगी, जैसा उसका शौक होगा, उसके आधार पर वो सीखेगा। क्लियर है? जिसमें वो इंटरेस्ट भी आना चाहिए। क्लियर? अगर चॉकलेट खाने में उसको इंटरेस्ट है तो चॉकलेट वो खाएगा, चॉकलेट अगर उसको ना पसंद है तो नहीं खाएगा। फ्लेक्सिबल होता है। इसमें व्यवहारिकता, निरीक्षण आदि पर बल ज्यादा दिया जाता है, व्यवहारवादी जो देख के हम लोग पढ़ते हैं। जबकि निरौपचारिक साधन में जो टीचिंग मेथड होता है, लिखित पाठ्यों के पाठ्यक्रम माध्यम से शिक्षा होती है। जो पुस्तक एक बार मिल गया, डिस्टेंस एजुकेशन में जो ग्रहण कर रहे हैं, जो पढ़ के गए हैं, उसी के आधार पर हमने शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा इसमें होता है फीचर्स की, अध्यापक और शिक्षार्थी के बाद अंतःक्रिया असंभव होती है। क्लियर? टीचिंग मेथड के आधार पर हमने फिर ढांचा के आधार पर इसको डिफाइन किया गया है, तीनों में डिफरेंशिएट किया गया है। नियंत्रण के आधार पर इसमें पूरा नियंत्रण होता है। इसमें जो होता है आपका, जो सीखता है उसी के आधार पर निर्भर करता है कि वो क्या सीखना चाहता है अनौपचारिक में। और निरौपचारिक समय इसमें शिक्षा के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है, कुछ पर नहीं होता है। इसमें स्थान होता है, एक निश्चित होता है, अनौपचारिक में निश्चित नहीं होता है। निरौपचारिक में दोनों चीज होता है। कुछ समय पर जैसे एग्जाम या असाइनमेंट देने जा रहे हैं तो वहां पर निश्चित भी होता है, बाकी समय अनिश्चित होता है। मूल्यांकन समय वगैरह भी निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कब शिक्षा ग्रहण करते हैं। मूल्यांकन जो होता है इसमें आपका छात्रों का मूल्यांकन बिल्कुल संभव होता है औपचारिक साधन में। अनौपचारिक में तो मूल्यांकन का संभव ही नहीं है। कौन मूल्यांकन करेगा? अगर वो चोरी कर रहा है तो कौन उसका मूल्यांकन करेगा? हाँ, बहुत ज्यादा तो जब वो मामला कोर्ट में चला जाता है, मर्डर कर दिया तो अलग चीजें हैं, लेकिन मूल्यांकन चीजें ऐसी नहीं होती है इसमें निरौपचारिक में छात्रों के मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। इसके अलावा रिवार्ड वगैरह इसमें मिलते हैं, जैसे कि आप स्कूल में टॉप करते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। अनौपचारिक में नहीं होता। निरौपचारिक में दोनों चीजें होती है। बोल सकते हैं इसमें कुछ हद तक दिया जाता है, कुछ हद तक नहीं दिया जाता है। जो असेसमेंट में होता है, उपाधि वगैरह इसमें मिलते हैं, अंक वगैरह मिलते हैं निरौपचारिक में। तो ये तीनों का हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तीनों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न जो आएंगे इसी से आएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। फीचर्स भी, फैक्ट भी, और टीचिंग मेथड, वस्तु, कंटेंट वगैरह सभी को ध्यान में रखना है। तो इस शिक्षा के जो प्रमुख 3 साधन थे, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, तीनों साधन को एग्जाम्पल के साथ मेरिट, डिमेरिट, विशेषता और डिफिनेशंस के साथ हमने सारा पॉइंट को क्लियर कर लिया। अब आते हैं अगले जो शिक्षा के जो साधन है, 2 साधन है, वो है एक्टिव और पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन, सक्रिय और निष्क्रिय साधन। इसको क्या होता है एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रिय साधन। सक्रिय साधन का मतलब हुआ है जो शिक्षा के वैसे साधन जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को या फिर जो सीखने वाले उसको प्रभावित करते हैं, या फिर हो सकते हैं कि शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है सीधे। जैसे कि हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही लाइव जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रभावित तो हो रहे हैं ना प्रत्यक्ष रूप से। क्लियर है? तो आप और हम हमसे जुड़े हुए हैं, आपको जो हम बता रहे हैं, अगर आपके कोई डाउट है तो हम उसके क्लियर कर रहे हैं, तो ये सब प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय साधन, शिक्षा का सक्रिय साधन। तो शिक्षा के सक्रिय साधन में क्या क्या आ जाएगा? परिवार आ जाएगा, जो बच्चों को माता पिता, उसके आसपास पड़ोसी, उसके रिश्तेदार सभी आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं। परिवार, समाज हो गया, राज्य हो गया, चर्च या धर्म हो गया, स्कूल हो गया, क्लब हो गया, सामाजिक कल्याण केंद्र हो गया, जिसमें कि जो सीखता है और जो सिखाने वाला होता है दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको शिक्षा का सक्रिय साधन कहा जाता है। जैसे विद्यालय, आपसे एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा साधन शिक्षा का साधन, इनमें से कौन सा शिक्षा का साधन सक्रिय साधन है? विद्यालय, चर्च, धर्म, परिवार, स्कूल, कॉलेज, ये सब जो है आपका क्या है? सक्रिय साधन है।
अब आते हैं शिक्षा के निष्क्रिय पैसिव जो एजेंसीज है। इसका उदाहरण सही समझिए, समाचार पत्र, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये प्रत्यक्ष हमसे जुड़े हुए नहीं रहते हैं। एक रेडियो बगल में बज रहा है, हम उसको सुन रहे हैं। अब वो हमको नहीं जान रहा है, हम उसको नहीं जान, हम उसको जान रहे हैं, भले ही हम जान रहे हैं, लेकिन वो हमको हो सकता ही नहीं जान रहा हो। मोबाइल में हम रील्स देख रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग व्यूज होता है उसमें, कौन देखा, जो अपलोड करने वाला उसको भी पता नहीं रहता है कौन हमारे रील्स को देख रहा है और उससे वो क्या सीख रहा है। क्लियर है? क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सिखाने वाला और सीखने वाला। अप्रत्यक्ष रूप से साथ में कम्युनिकेशन नहीं रहता है, प्रत्यक्ष रूप से ये जुड़े हुए नहीं रहते हैं। न्यूज़पेपर आता है डेली, सुबह में आया न्यूज़पेपर, जो अखबार वाला है आकर दे के चला गया। अब उससे हम क्या सीख रहे हैं, कौन क्या जान रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो हमें प्रदान करके चला गया। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष साधन कहते हैं। यहां से भी हम बहुत सारी चीज सीखते हैं, इसीलिए ये शिक्षा का निष्क्रिय साधन पैसिव एजेंसी कहलाता है। 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं। निष्क्रिय साधन वे हैं जिनका प्रभाव एक तरफा होता है, एक तरफ से। हम क्या एक्टिव करेंगे, न्यूज़पेपर देख के आज देख लिए कि अरे झारखंड में तो इतने घोटाले हो रहे हैं, पहली जेपीएससी दूसरी जेपीएससी में तो जो पीटी पास नहीं था, मेंस में क्वालिफाई किए, पीटी में इतना क्वालिफाई किए, उससे ज्यादा छात्रों को पास कर गए। तो ये सब आप उस पर क्या प्रतिक्रिया, एक सोच बन जाएगी, झारखंड में तो ऐसा होता है, भ्रष्टाचार होती है। क्लियर है? तो एक हमारे अंतर मन में क्रिया होती है, एक तरफा इसमें काम होता है। इनकी प्रक्रिया एक और से होती है, क्योंकि यह एक ही को प्रभावित करती है। न्यूज़पेपर देख के हम ही को प्रभावित करेगी, जो न्यूज़पेपर बनाए उसको तो प्रभावित नहीं कर रही है। इस प्रक्रिया में एक पक्ष सक्रिय होता है, दूसरा पक्ष जो होता है निष्क्रिय होता है। रील डाल दिए, रील डाल के वो अभी कहां होगा पता नहीं, लेकिन रील अभी भी देख रहे हैं, पता चल रहा है कि हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसको तो पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसीलिए एक पक्ष इसमें सक्रिय होता है, दूसरा पक्ष जो होता है वो निष्क्रिय होता है। यह साधन इस अर्थ में निष्क्रिय है क्योंकि यह दूसरे को भी प्रभावित करते हैं, पर स्वयं दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में या फिर कहीं भी, तो वो हमको प्रभावित कर रहा है, जबकि हमसे वो प्रभावित नहीं हो रहा है। क्लियर? इसलिए एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। या फिर जो वो रील डाला भी गया है, जो ये इंफॉर्मेशन दे भी रहा है, उससे वो खुद प्रभावित नहीं है। परंतु अब बोलिएगा सर कि क्या किसी भी रूप में वो कभी भी प्रभावित नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जनमत संग्रह के समय वो नियमों का पालन करके, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का अपना कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, प्राइवेसी होती है, उसके अनुरूप जो है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। समाचार पत्र हैं तो भारत सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उसके अनुसार वो अपना काम करते हैं। क्लियर है? या फिर अगर नेता है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, तो जनमत संग्रह हुआ या फिर जो संविधान हुआ उसके अनुसार वो काम करते हैं। क्लियर है? ये भले ही एट अ टाइम उसी निश्चित समय पर दोनों एक दूसरे में प्रतिक्रिया नहीं करें, लेकिन जो सामने वाला जो साधन प्रोवाइड करता है, शिक्षा का साधन देता है, उसको प्रभावित होते हैं। इन पर भी जनमत, सार्वजनिक रुचि और सरकारी नियंत्रण का प्रभाव पड़ता है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं समाचार पत्र, सिनेमा। जैसे कि सिनेमा जितने भी आते हैं उनको पता चलता है कि गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट देती है, तब जाकर वो रिलीज होती है, तो वही प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जब सिनेमा देखने लगे तो हम सिनेमा से प्रभावित हुए। अब जो सिनेमा बना लिया है उसको क्या मतलब उससे? क्लियर है? तो एक सक्रिय है और एक निष्क्रिय है। टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल मीडिया वगैरह सब ये निष्क्रिय साधन कहलाते हैं शिक्षा के। क्लियर है? तो ये फाइनली जो है आपका शिक्षा के जितने भी आपका साधन थे, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, सक्रिय, निष्क्रिय साधन, सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए मेन टॉपिक यही था। अब देखिएगा इसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक थे जो कि हमने प्रारंभ में आपको बताया था कि ये सभी हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि आपका विद्यालय, घर या परिवार, चर्च या धर्म, समुदाय, राज्य,
जो अभी हमने पढ़ा उसी का कुछ, जैसे कि विद्यालय औपचारिक साधन है और एक सक्रिय साधन है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ आता है। इसमें क्या क्या बच्चा सीखता है, कैसे मूल्यांकन होता है, क्या पाठ्यक्रम तय होते हैं, इन चीजों को विस्तार में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसी तरह चर्च या धर्म, घर या परिवार किस तरह से शिक्षा प्रदान करता है, कैसे हम लोग सीखते हैं, क्या क्या उसमें नियंत्रण होता है, क्या नियंत्रण नहीं होता है, इन चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। उसी तरह चर्च और धर्म कैसे प्रभावित करते हैं। चर्च या धर्म एक सक्रिय और अनौपचारिक साधन कहलाते हैं। समुदाय भी सक्रिय और अनौपचारिक साधन है। राज्य सक्रिय और अनौपचारिक साधन। इसी तरह अगर टेलीविजन लिख दिया जाए तो वो निष्क्रिय और अनौपचारिक साधन है। क्लियर है? तो आज हम लोग जो है पहला, दूसरा और तीसरा टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। अब इसके आगे जो है विद्यालय, घर या परिवार, चर्च या धर्म, समुदाय, राज्य, जो इसी का एक शिक्षा का साधन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब जो आज हमने पढ़ा है उस पर हमने कुछ प्रश्न वगैरह भी है, जैसे कि एक दो प्रश्न यहाँ पर है, इस पर हम अलग से सेशन करेंगे एमसीक्यूज का। जैसे कि एक दो प्रश्न यहाँ पर भी हमने शामिल किया हुआ है, क्या क्या पूछा जा सकता है, बीच में भी आपको बताते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय साधन का उदाहरण है? निष्क्रिय साधन, धर्म या चर्च? तो ये है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है, तो ये नहीं है। परिवार ये भी नहीं है प्रत्यक्ष। सामाजिक, समाज कल्याण केंद्र ये भी नहीं है। हाँ, समाचार पत्र ये निष्क्रिय साधन है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। उसी तरह यहां पर प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन सी विशेषता अनौपचारिक साधन में शामिल है? पहला है, अनौपचारिक साधनों का प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक होता है। क्या यह सही है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यह व्यवहारवादी होता है। व्यवहार, जो चीज हम लोग आसपास देखते हैं, अपने गार्जियन को, माता पिता को, आस पड़ोस को, समाज को, धर्म को, मंदिर को, उसी से हम सीखते हैं, इसीलिए ज्यादा ये हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। पहला बिल्कुल सही है, ये विशेषता है। दूसरा है, अनौपचारिक साधन चरित्र और मस्तिष्क के प्रत्येक पहलुओं को प्रभावित करता है। बिल्कुल, हमारे चरित्र निर्माण में सबसे अधिक अनौपचारिक साधन का योगदान होता है। इसके अलावा मस्तिष्क पर भी ये बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तीसरा है, अनौपचारिक साधन के अंतर्गत परिवार, धर्म, समाज, राज्य आदि शामिल है। बिल्कुल सही है, परिवार, धर्म, समाज वगैरह जो है अनौपचारिक साधन जिसे व्यवहार सीखते हैं। तो ये तीनों आपका विशेषता है अनौपचारिक साधन का, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फैक्ट याद रहेगा, उत्तर कहीं से भी पूछा जाए, किसी भी तरह से पूछा जाए, इसी को अब 10 प्रश्न इसी पेज से बन जाएगा। अगर फैक्ट याद है तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं, अगर फैक्ट ही याद नहीं है, जो इसके कॉन्सेप्ट है उसी को पता नहीं है, तो आप उत्तर कैसे दे सकते हैं? इसीलिए जो भी पढ़ना है 100% पढ़ना है और अपने 100% भी देना है, कि बाद में अफसोस न रहे कि वैकेंसी आ गई, तैयारी के लिए अब समय ही नहीं है, कैसे तैयारी करें। पूरा 100% दीजिए। अगर लेट से एग्जाम होता है या एग्जाम 6 महीने बाद भी होता है, तो हमें नॉलेज दे के ही जाएगा, कुछ ले के नहीं जाएगा। क्लियर है? अब इसके आगे जो है अगला जो टॉपिक है आपका विद्यालय, जो कि सक्रिय और औपचारिक साधन है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ओके, किन्हीं का कोई डाउट नहीं है तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और फाइनली लास्ट में जो छात्र अभी तक झारखंड शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए क्लासेस अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस आपको बेहतर से बेहतर इसी तरह नोट्स और इसी तरह संपूर्ण टॉपिक को कराया जाएगी, इसमें कि 100 में आपका जो प्रश्न है 80 to 90 सही करके आए और 100% इस बार आपका सिलेक्शन हो, ये हमारी जो कोशिश रहेगी। आपको बस रिवीजन और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, रिजल्ट 100% होगा। अभी इसमें ज्वाइन करते हैं तो स्पेशल ऑफर चल रहा है सरस्वती पूजा का। मात्र अगर पेपर 3 सिर्फ शिक्षा का सिद्धांत ही करते हैं तो मात्र 2000 में, पेपर 2 सिर्फ करते हैं तो मात्र 2300 में, और अगर दोनों पेपर करते हैं, पेपर 1 जिसमें आपको फ्री मिलेगा 3499 में, संपूर्ण तैयारी, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, घर बैठे संपूर्ण तैयारी, ऑफलाइन क्लासेस जैसा क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है पूरे झारखंड में आपका शिक्षा के लिए, जो टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेहतर
नोट्स हो गया, रिजल्ट हो गया, हमारे संस्थान के ही है, चाहे आप पीजीटी हो, टीजीटी हो, जेटेट हो या फिर सहायक आचार्य हो, आपको वहां पर बेहतर से बेहतर चीजें आपको मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780 पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप या वेबसाइट है swaroopacademy.com, उसके माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए भी, जिसमें कि ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड चाहिए, उसमें भी अभी ज्वाइन करते हैं तो 1800 डिस्काउंट मिल रहा है आपका मिनिमम फीस पर। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी हो जाएगी। सिर्फ पेपर 1 अभी लेते हैं तो अभी तो मात्र इसमें आपका 1499 रुपया पड़ रहा है पेपर 1 का। सिर्फ पेपर 2 का लेते हैं तो उसका 1800 डिस्काउंट के बाद जो फीस आपका होगा पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 1800 जो फीस माइनस हो जाएगा उसमें, और जो बचेगा सिर्फ आपको वही पे करना है। इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं अगर आपको एक बार में दिक्कत देने में दिक्कत है। बस आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करना है और रिजल्ट ओरिएंटेड सारी चीजें काम करनी है। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट के जो है इसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। ज्वाइन करने के लिए ऐप के माध्यम से या फिर नंबर के जो दिया हुआ स्क्रीन पर उसके माध्यम से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।